गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 5 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और आज हमारा पहला टॉपिक है वो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस 2021। हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे रेयर डिजीजेस क्या होती हैं और सरकार ने इसके लिए क्या नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। वो सारी बातें, सारे मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं अपने टॉपिक को। देखिए क्या हुआ है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नीति को मंजूरी दी है। यानी कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा इस नीति को क्या दिया गया, मंजूरी दी गई है। अब देखो, इस नीति पर कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे इस नीति में फोकस किया गया है कि जो रेयर डिजीजेज हैं उनके इलाज के लिए स्वदेशी दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि स्वदेशी दवाओं का इस्तेमाल किया जाए। ये इसमें पहला प्रावधान है। इसी के साथ इसमें दूसरा प्रावधान है कि जो लोग दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हैं, यानी कि इन रेयर डिजीजेस से प्रभावित हैं, उन्हें 20 लाख की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत प्रदान की जाएगी। यानी कि उन्हें 20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो ये अपने आप में काफी अच्छा प्रावधान है इस नीति का। इसके अलावा इस नीति का एक और मतलब है, यहां पे ये समझने की कोशिश की गई है कि यहां पर डिफाइन किया गया है कि दुर्लभ रोग होते क्या हैं, रेयर डिजीजेस होती क्या है। तो ये बताया गया है कि ऐसे रोग जो 2500 लोगों में से एक से भी कम लोगों को हो, यानी कि बहुत कम लोगों को हो ऐसा रोग, उसे हमारे देश में रेयर डिजीजेस का दर्जा दिया गया है। तो ये आपको याद रख लेना है, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस 2021 के बारे में, जिसे हाल में ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च किया गया है या इसको मंजूरी दी गई है। तो ये आपको याद रख लेना है। देखिए यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ये नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेज अप्रूव्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर 7 पॉइंट्स। इसके कुछ पॉइंट्स, खास पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रख लेना है। इसमें मैंने आपको चीजें बताई कि कौन कौन सी चीजें हैं। एक तो आपको याद रखना है कि 20 लाख तक का वित्तीय सहायता दी जाएगी। दूसरी आपको याद रखनी है, स्वदेशी दवाओं पर फोकस किया जाएगा, जिससे कि स्वदेशी के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। और तीसरी डेफिनेशन दी गई है कि 2500 से भी कम लोगों को जो रोग होता है, 2500 में से जो एक से भी कम लोग को रोग हो, ऐसे रोग को रेयर डिजीज या फिर आप कह सकते हो क्या, रेयर डिजीज या फिर हम दुर्लभ रोग की संज्ञा दी गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। ठीक है, चलते हैं। और हाँ, ये एक बात याद रखिएगा, ये जो 20 लाख की सहायता दी जाएगी ये सभी फैमिलीज को नहीं है, ये मुख्य रूप से बीपीएल फैमिलीज को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग आते हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है खबरों में कलिंग रत्न पुरस्कार। समझने की कोशिश करेंगे। देखें, हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि कलिंग रत्न पुरस्कार से हाल में ही किसको सम्मानित किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको अच्छे से याद रख लेना है। और यह अवार्ड सरला साहित्य संसद के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह आपको याद रखना है, कौन देता है इसे, सरला साहित्य संसद इस अवार्ड को प्रदान करता है, जो हाल में ही हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने हरिचंदन जो राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के, उनको ये अवार्ड दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द हिंदू का आर्टिकल है, कलिंगा रत्न अवार्ड प्रेजेंटेड टू गवर्नर। और कौन से गवर्नर है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है, जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन जी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में पश्चिम मध्य रेलवे। ध्यान से सुनिएगा, क्या है पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जानने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, हाल ही में इस रेलवे जोन को पूर्ण विद्युतीकरण का दर्जा दे दिया गया है। यानी कि रिसेंटली दिस रेलवे जोन हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि इसका कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है पश्चिम मध्य रेलवे जोन का। आपको अच्छे से याद रखना है। और इस रेलवे जोन के अंदर 3012 किलोमीटर लंबी लाइन आती है, जिसे पूरा का पूरा विद्युतीकरण कर दिया गया है। यहां पे देखिए, फास्टर ट्रेन्स, लेस ट्रेवल टाइम, बेस्ट सेंट्रल रेलवे बिकम फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड इंडियन रेलवे जोन। तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये पहला देश का बना है। और कौन सा बना है, बेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। और आपको कुछ बातें यहां पे इसके बारे में और याद रखनी है। देखिए, ये इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में देखने को मिलेगा। और इसकी जो लोकेशन है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में है। ये आपको याद रख लेना है। और काफी अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है, ये आपको पता रखना है इसके बारे में। ठीक है, यहां पे देखिए, ये 3012 किलोमीटर का एरिया है, जिसको पूरा का पूरा इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया। और ये इन्फॉर्मेशन देती है हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो आपको याद रख लेना है यहाँ पे खबरों में पश्चिम मध्य रेलवे, जिसे हाल में ही पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया है। और ये भारत का पहला रेलवे जोन है जिसे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है एक पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है सुपारी पालन पुस्तक। क्या है सुपारी पालन पुस्तक, समझेंगे इस पुस्तक के बारे में।
देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसका विमोचन जिस व्यक्ति ने किया है उस व्यक्ति की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख लेते हैं क्या है। इस पुस्तक को पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने लिखा है, यानी कि जो पूर्व आईएएस अधिकारी थे शैलेंद्र जोशी जी, उनके द्वारा इसको लिखा गया है। और हाल ही में इस पुस्तक को लॉन्च किया है किसने? वेंकैया नायडू जी ने। और वेंकैया नायडू कौन है? तो आप जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस वजह से ये पुस्तक काफी ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडिया एजुकेशन डायरी का ये आर्टिकल है, वाइस प्रेसिडेंट रिलीज बुक सुपरिपालना बाय रिटायर्ड सिविल सर्वेंट डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और एक और बात याद रखनी है, इसमें गवर्नेंस के ऊपर बातें की गई हैं, यानी कि इसमें गवर्नेंस के बारे में चर्चा की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है सुपरिपालन पुस्तक के बारे में, जिसे डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा लिखा गया है, जिसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला जो टॉपिक है वो हम समझेंगे कौन सा है और जानने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक के बारे में। देखिए जरा, अगला हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र में नया जैव विविधता विरासत स्थल। देखो हाल में ही क्या हुआ है, महाराष्ट्र में एक जगह है अंबोली, और वहां पर एक रेयर मछली की प्रजाति की खोज की गई थी। और इसके कारण बताया गया कि यहां पर और भी कई सारी मीठे पानी की मछली हो सकती है, और इसी वजह से इस क्षेत्र को क्या नाम दे दिया गया है? विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो जानने की कोशिश करेंगे क्या है इसके बारे में। देखिए जरा, महाराष्ट्र में नया जैव विविधता विरासत स्थल, राज्य सरकार ने यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने अंबोली नामक क्षेत्र को यह दर्जा दिया है। यहां मीठे पानी की विभिन्न मछली प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी वजह से क्या अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखिए यहां पे द हिंदू का आर्टिकल है, एरिया इन महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग नेम्ड एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये आपको याद रखना है। यहां पे देखिए अ फ्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज सुचतरा हिराइस्की वॉज डिस्कवर्ड नियर अंबोली इन द, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप शताब्दी तहसील, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये पाई गई थी, इसी वजह से इसको अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और ये याद रखिएगा, इस मछली को किसने खोजा था? तो तेजस ठाकरे ने खोजा था, जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, और ये एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं, इन्हीं ने खोजा था। इसी वजह से ये एरिया काफी ज्यादा न्यूज में रहा, और इसको फिर क्या कर दिया गया? तो आपको याद रखना है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है हाल में ही, याद रखिएगा। और ये पावर होती है राज्य सरकार के पास, और उसी पावर का यूज करते हुए राज्य सरकार ने यह दर्जा अंबोली को दिया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो किसके बारे में है वो भी समझेंगे। हमारा अगला टॉपिक है देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा पार्क। देखेंगे जरा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है। हाल ही में सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण तेलंगाना के रामगुंडम में किया गया है। आप याद रखना, रामगुंडम में ही एनटीपीसी का भी आपको क्या देखने को मिलेगा? एनटीपीसी का भी एक बड़ा सा संयंत्र देखने को मिलेगा। और सबसे मजे की बात, इसका निर्माण नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एलटीपीसी के द्वारा ही किया गया है। किसका? तो देश का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे देखने को मिलेगा हमें? तो तेलंगाना के रामगुंडम में। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क प्लान टू बी कमीशन बाय एनटीपीसी इन मे। ठीक है, इसको मई में लागू कर दिया जाएगा, और ये अपने आप में काफी बड़ा है। ठीक है, 423 करोड़ की लागत से ये बना है। ठीक है, तो अपने आप में काफी बढ़िया आप कह सकते हो इनिशिएटिव है एनटीपीसी के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है क्या है? अभ्यास प्रश्न। देखिए कल संडे था, और संडे होने की वजह से खबरें कम होती हैं। खबरें तो वैसे बहुत होती है, लेकिन आजकल तुम देख रहे हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरें हैं, जिनका हमारे एग्जाम से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, और ज्यादा लेना देना नहीं है, तो इसी वजह से हम उस पर ज्यादा फोकस भी नहीं करते। तो देख लेते हैं जरा अभ्यास प्रश्न क्या है। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बस ये था कि क्वेश्चन बड़ा था तो इस वजह से एक पेज पर नहीं आया ये। बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय संगठन है, पहला स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तीसरी स्टेटमेंट है, इसमें मालदीव को मिलाकर कुल 8 देश शामिल हैं। अब आपको निम्न में से गलत कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1, ऑप्शन बी कहता है बी और 2 और 1, ऑप्शन सी कहता है 2 और 3, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर हो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के आप पढ़ सकते हैं। जो भी आंसर हो इसका, आप इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगता है आपको? ये अनुभव अपना जरूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमारा जो एफर्ट्स हैं वो ठीक है। तो आप अपना ये अनुभव जरूर शेयर करें और इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में। अगर चीजें पसंद आ रही हैं तो चैनल को थोड़ा सा अपनी तरफ से प्रमोट करें, हमारी मदद करें, जिससे कि चैनल आगे बढ़े, ग्रोथ हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।